सम्मानित साथियों, नौजवान साथियों और बच्चों, वैसे तो सीतापुर से मेरा बड़ा पुराना नाता है। मैंने अभी लोगों से चर्चा भी की कि मैं 1994 से लेकर 1996 तक यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट रहा हूँ। लेकिन चूंकि सिटी मजिस्ट्रेट का कार्य शहर के अंतर्गत ही होता है तो मैं सीतापुर शहर तक ही सीमित रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि समाज के जितने जागरूक लोग थे, सबसे नेता जानकी प्रसाद मौर्य जी थे, राम सिंह मौर्य जी थे, महमूदाबाद के तमाम लोग थे और ब्रजेश मौर्य जी थे, यहीं के आपके पत्रकार हैं। और उस समय हम लोगों ने यहाँ पर, आपको शायद याद होगा कि पहली बार बुद्ध पूर्णिमा पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी नगर पंचायत, जो नगर महापालिका सीतापुर की, उसके ग्राउंड में कराया था। काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था, दूर दूर से हम लोग उसमें भोजपुरी के कलाकार वगैरह भी आए थे। और बाकी सीतापुर में हमारे पूरे क्षेत्र में तमाम मित्र हैं, दोस्त हैं, आना जाना आपके दुख सुख में। कभी जिन लोगों ने किसी कार्य से हमें याद किया, जितना मदद कर सकते हैं मदद भी की गई। अब आज मैं आपके सामने एक विशेष मकसद से आया हूँ, विशेष उद्देश्य से आया हूँ। और आपके सामने मेरा विशेष मकसद ये है कि हम लोगों ने एक नया रास्ता चुना है, एक नया मार्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस रास्ते के बारे में, उस मार्ग के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आप मेरी बात सुनेंगे और ये भी हो सकता है कि आप की राय भी मेरे लिए इतनी बहुमूल्य हो कि अगर उस मार्ग में चलने के लिए कोई संशोधन करना हो, कोई परिवर्तन करना हो, कोई और चीज़ जोड़नी हो, तो आपके सुझाव से, आपके अनुभव से जोड़ सकूं। देखिए मित्रों, आज पूरे देश का जो परिदृश्य है, उसमें इस परिदृश्य में मैं सीधे सीधे बात करूंगा। अभी मैंने इसीलिए पूछ रहा था कि भाई आप करते क्या हो, आपकी शिक्षा कितनी है, पढ़ाई की क्या हालत है। तो आप सभी पढ़े लिखे लोग ये मानते हैं और मानेंगे कि शिक्षा ही मानव के विकास का आधार है। अगर हम न पढ़े लिखे होते तो क्या मैं डिप्टी कलेक्टर होता, फिर कलेक्टर तक प्रमोशन होकर के मैंने नौकरी छोड़ दिया। अभी अगर आपकी शिक्षा न होती तो क्या आप अभी डेंटिस्ट के डिप्लोमा का कोर्स करके आए। ऐसे तमाम लोग, कोई टीचर हो रहा है, कोई अच्छा ITI करके कहीं कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई अपना व्यक्तिगत ही कार्य कर रहा है। शिक्षा का ये मतलब नहीं हुआ कि आपको सरकारी ही नौकरी मिले। और शिक्षा का ये बहुत बड़ा उसका जो पतन में कारण भी है कि हम लोग मान लेते हैं कि शिक्षा हमें नौकरी के लिए है। और जिस दिन हम इस विचारधारा से बाहर निकल आएंगे कि शिक्षा आदमी के विकास के लिए है और बिना शिक्षा के, देखिए अब तक तो ये चीज़ें चल गई, सदियों से चल गई। हमारे कई पीढ़ियाँ, मेरे ख्याल से 400-500 साल तक लोग बिना पढ़े लिखे ही, यानी खेती बाड़ी किए या भैंस चराए, बकरी पाले या मजदूरी किए, जो भी किए, 500 तक हम 85% लोगों की पीढ़ियाँ बिना शिक्षा के गुजर गई, बिना सत्ता के भी गुजर गई। और जो भी संसाधन थे, झोपड़ी से लेकर थोड़ा बहुत मकान बना सकते थे, जो भी किए उसी में लोग अपना गुजर बसर कर लिए। और ये सिलसिला कम से कम 500-600 सालों तक चला। लेकिन इस देश में अंग्रेज आए। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में सबको बराबरी का अधिकार मिल गया, लिखा पढ़ी में मिल गया, संविधान में मिल गया। अब समाज में बराबरी है कि नहीं, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन लिखा पढ़ी में, कानून की किताब में हम सब लोगों को बराबरी का अधिकार मिल गया। अब वो बराबरी का अधिकार
तब आप सही ढंग से उसका उपयोग कर पाओगे जब सबको शिक्षा होगी। और शिक्षा के साथ साथ आप लोगों को थोड़ी देर बंद है कि तो अंग्रेज आए यहाँ जब छोड़ कर गए तो हमको एक लोकतांत्रिक संविधान देकर गए। आप लोकतंत्र समझते होंगे, पहले राजतंत्र था, यानी राजा का लड़का राजा का लड़का राजा, और अब है लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र में किसी राजा का लड़का अब राजा नहीं होगा, बल्कि हमारे आपके बीच से चुनकर लोग जाएंगे और राजा बनेंगे, प्रधान बनेंगे, विधायक बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सब बनेंगे। बात तो ये कह दी गई, लेकिन अगर हर व्यक्ति इस देश का कायदे से पढ़ाई लिखाई न किया तो क्या लोकतंत्र में भागीदारी कायदे से कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। और लोकतंत्र की भागीदारी के लिए शिक्षा सबसे प्राथमिक चीज है। आज शिक्षा पूरे इलाके की चौपट है कि नहीं चौपट है? पूरे प्रदेश की, पूरे देश की चौपट है। कुछ प्रांत भले छोड़ दीजिए। आज हम अगर गांव में आदमी बीमार हो जाए तो क्या उसकी चिकित्सा कायदे से हो पा रही है? सरकारी अस्पताल में चला जाए तो क्या कायदे से चिकित्सा हो पाएगी? नहीं हो पा रही है, चिकित्सा गड़बड़। आज हर घर में, अभी पूछ रहे थे लोगों से कि भाई आप क्या व्यवसाय करते हैं, तो सबने कहा खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में 70% आबादी खेती पर निर्भर है, और अमेरिका में कितनी परसेंट आबादी खेती पर निर्भर है? मात्र 4%। 4% वहाँ खेती बाड़ी पर निर्भर है, और इंडिया में कितना निर्भर है? 70%। यानी अगर आज कायदे से हम लोगों की शिक्षा अच्छी होती, हमारे बच्चों को इंटर तक वही शिक्षा मिलती आपके यहाँ मछरेटा के इलाके में जो दिल्ली में मिल रही है, जो लखनऊ में मिल रही है, जो बड़े लोगों को बच्चों को मिल रही है, तो हमारे बच्चे भी ITI करते, पॉलिटेक्निक करते, तमाम और तरह के काम करते, और गांव से निकल करके भले ही वो सीतापुर में जगह जगह रोजगार करते, लेकिन ये जो खेती पर वजन बढ़ रहा है, ये वजन कम हो जाता। आज अगर शिक्षा बेहतर होती तो हम पढ़ाई लिखाई में हमारे बच्चे लगते, पढ़ाई लिखाई में लगते तो जनसंख्या भी कम हो जाती। भाई जब बच्चा 25 साल तक पढ़ेगा, फिर कहेगा कि भैया हम कुछ रोजी रोटी रोजगार की व्यवस्था कर दें, तब भी लाएंगे। अभी न पिताजी को उसकी चिंता है, जैसे बच्चा बड़ा हुआ कहते अरे कुछ कर तो रहा नहीं है, आवारा टहल रहा है, तो ऐसा करो कि इसके गले में एक कर दो तो थोड़ा सा ये आवारागर्दी नहीं करेगा। है हम लोग गांव के लोग हैं, जानते हैं क्या भाषा बोलते हैं, तो कहे भाई एक बांध दो, इसका ठीक रहेगा। या लड़की भाई सयानी हो रही है, कर दो, कोई ऊंच नीच बात न हो जाए। लेकिन अगर ये हमारे बच्चे पढ़ाई में लगे रहते तो आज शादी की उम्र भी गांव में बढ़ जाती। हाँ, और जो परिवार नियोजन की बात हम कर रहे हैं, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति एक बच्चा होता, 2 बच्चा होता, या अधिकतम 3 बच्चे होते, तो पढ़ाई से हमारा रोजगार भी बढ़ता, पढ़ाई से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता, पढ़ाई से हमारा परिवार भी कम रहता, और पढ़ाई से समझदारी होती है तो आदमी छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई झगड़े भी नहीं करता है। पढ़ा लिखा आदमी व्यर्थ की चीज़ों में नहीं उलझना चाहता, क्योंकि जानता है, हमको पता है थाने की असलियत पता है, कोर्ट कचहरी की असलियत पता है। हम 32 साल नौकरी किए, हम जहाँ भी जाते हैं लोगों के बीच हम बोलते हैं कि आप जो झगड़ा करो भाई, चलो झगड़ा तो आदमी का नेचर है भाई, थोड़ा बहुत तो झगड़ा होता रहता है, कर लो भाई कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा झगड़ा न कर लो कि एक दूसरे का सर फोड़ दो। हाँ, लेकिन झगड़ा करने के बाद पंचायत गांव में करने की आदत डालो। अब जब गांव में पंचायत करोगे तो आपको फिर पुलिस की, तहसील की और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें आप गांव में निर्णय कर लोगे वो दुनिया की कोई न्यायालय उसका निर्णय नहीं कर सकती। तो शिक्षा से बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई है। इसी ढंग से हम जब बीमार हों तो हमें भाई चिकित्सा की सुविधा मिल जाए, रोजगार की इस ढंग से सुविधा हो कि हमारे बच्चों को सीतापुर से दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जाने की क्यों ज़रूरत हो, सूरत और गुजरात। क्या जो धंधा गुजरात और सूरत में वो धंधा सीतापुर में नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन इस पर कायदे से कोई विचार नहीं हुआ। कहीं कच्चा माल नहीं है, कहीं बैंक से प्रबंध नहीं है, कहीं उस प्रकार का माहौल नहीं है। कई तो ऐसे ज़िले हैं, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऐसे ज़िले हैं कि कोई आदमी 100 करोड़ लगा करके अगर कोई उद्योग लगाना भी चाहे तो वहाँ ऐसे माफिया हैं कि कहेंगे कि पहले 100 करोड़ लगाने के पहले बाउंड्री का ठेका मुझे दो, मट्टी भरने का ठेका मुझे दो, तुम्हारा माल ले आने का ठेका मुझे दो, माल ले आने का ठेका दो, और ज़्यादा वो करोगे तो कहेगा तुम्हारे लड़के को मार दूंगा गोली, नहीं तो 1 करोड़ रुपए हमें पहुँचा जाओ। तो जब ऐसा माहौल है तो कैसे उद्योग धंधे चलेंगे, विकसित होंगे? तो इन सब चीज़ों के लिए चिंतन कौन करेगा? भाई आज हमारी पढ़ाई नहीं, हमारे बीमार हो जाएं तो चिकित्सा नहीं, हम थोड़ा सा झगड़ा करके अगर थाने में पहुंच जाएं तो थाने वाले हमारे मामले को सुलटाने के बजाय उसको उलझाने का काम करते हैं। हमें गांव में रोजगार नहीं, हर घर में 2-2, 3 लड़के बेरोजगार टहल रहे हैं। कमाने वाला एक है और 3-4 लड़के, जैसे अभी कहा जाए कि भाई बाप खेती बाड़ी कर रहे हैं, अगर उसी में कुछ हाथ बटाओ तो नौजवान पीढ़ी ये भी नहीं करना चाहती। अपना कोई उद्योग भी, धंधे भी, कुछ उनकी भी गलती है और कुछ गलती ये भी है कि हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है, हमारे अंदर विचार ऐसे नहीं पैदा किए, हमें धन की इतनी उपलब्धता नहीं है। कोई हमारा नौजवान अगर मान लो परचून की दुकान ही करना चाहे तो भाई उसके लिए भी 1-8 लाख का तो बिल्डिंग बनाएगा, 1-8 लाख 1.5 लाख कुल साज सज्जा मिलाकर कम से कम 2-2.5-3 लाख रुपए की तो पूंजी चाहिए। लेकिन बैंक से क्या आराम से पूंजी मिल रही है क्या? आप किसान क्रेडिट बनवाते हो, किसान क्रेडिट कार्ड, कई % कमीशन लेते हैं बैंक वाले? 10%। हाँ, और इतनी सरकारें आई केंद्र सरकार में, सबने कहा कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। क्या ये दूर हुआ भाई? भाई क्रेडिट क्या है? हम पैसा उधार ले रहे हैं और उसमें भी हम ब्याज तो दे ही रहे हैं और ऊपर से 10% क्रेडिट हमारा बनाने का ले रहे हैं। तो जिस ढंग से सारी व्यवस्थाएं हैं आज हमारे पूरे भारत में, तो कहीं न कहीं जिनकी समस्या है, अगर उनके अंदर जागरूकता न पैदा हुई तो ये समस्या यूं ही जारी रहेगी। और एक बात हम लोगों के अंदर, अरे साहब ऐसे ही सब चलता है, ऐसे अगर ये बात आपके अंदर रहेगी तो हम लोग सब बर्बाद होते रहेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आपकी तो निपट गई, आगे आने वाली पीढ़ी का भी ऐसे होगा, फिर आने वाली पीढ़ी का भी ऐसे होगा, और उनकी हालत तो धीरे धीरे और भी उससे बद से बदतर होगी। तो कहीं न कहीं इस देश के भाग्य विधाता संविधान में अगर आम जनता को बनाया गया है, आप सभी को बनाया गया है, तो देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, शिक्षा कैसे चलेगी, चिकित्सा व्यवस्था कैसी होगी, रोजगार कैसे होगा, हमारे गांव का ताना बाना। आप ये बताइए कि पिछले, हो सकता है आपके यहाँ हो, मुझे नहीं मालूम, पिछले 30 सालों से आप बताइए कि पूरे क्षेत्र में सिंचाई का कोई 1 किलोमीटर नहर कहीं बनी? बताओ भाई, इतने लोग नहीं बनी ना। हाँ, तो किसानों का आप पानी की व्यवस्था नहीं, किसानों के खाद की व्यवस्था नहीं, किसानों के बीज की बेटा या तो तुम लोग बैठकर किसानों को एक बुनियादी चीज जिसे कहते हैं पानी, बुनियाद है खेत की, बीज, खाद महंगी होते होते आज देखिए कहाँ पहुँच गई DAP रेट। और जब आपकी फसल तैयार होती है तो अभी आपने देखा
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमएसपी लागू है। एमएसपी आप समझते हैं न्यूनतम मूल्य। न्यूनतम मूल्य माने इतने में तो आपका कम से कम खरीदा ही जाएगा। तभी धान का न्यूनतम मूल्य सरकार ने कितना घोषित किया था? 1868 रुपए है, और बिका कितने में? 1000 रुपए में। और मोदी जी कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश में लागू है। तो भाई एक ढंग से प्रधानमंत्री एक गलत बयान दे रहे हैं ना। हाँ भाई, अगर मंडी में धान बिका होगा तो मुश्किल से 5-6% धान बिका होगा, वो भी बड़े लोगों का, जिन्होंने विधायक जी से सिफारिश कराई होगी, जिन्होंने एसडीएम से सिफारिश कराई होगी, इसका मंडी में सीधे पहुंच होगा क्रय केंद्रों पर, वही खरीदे होंगे। बाकी तो 90% हमारा जो उपज है वो बिक रहा है 1000 में। अब किसी के पास अगर 20 कुंटल धान हुआ और 800 रुपये कम आपको मिला तो आपका नुकसान कितना हुआ? नहीं, कितना हुआ नुकसान? 16,000 नुकसान हुआ। अब मोदी जी आपको 6,000 देकर आपका वोट लेना चाहते हैं और कह रहे हैं हम किसानों के हितैषी हैं, और एक फसल में आपकी 16,000 लूट लिया गया। एक फसल में ना, अभी तो गेहूं का भी आ रहा है, गेहूं का घोषित करेंगे, और वो भी ऐसे अगर हाल रहा तो यही हाल उसमें भी होगा। तो गन्ना है सर, किसानों की दशा सिर्फ उनके खाते में 2,000, 4,000, 10,000 पैसा देने से नहीं होगा। उनके उपज का मूल्य मिल जाए, उनको खाद बीज पानी सस्ते ढंग से मिल जाए, और सबसे बड़ी बात कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक किसान की औसत आमदनी, मुझे नहीं पता, ये आंकड़े पूरे देश में लगाए गए हैं और मैं भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन चूंकि हम लोगों के यहाँ थोड़ी सब्जी उब्जी पैदा हो जाती है तो एवरेज आमदनी हमारे परिवार की 50-60 हज़ार रुपये होगी, जो हमारे मांडा गांव में काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर किसानों की आमदनी 20 से 30 हज़ार रुपये सालाना है। तो 20 से 30 हज़ार रुपये सालाना में आप अधिकतम अपनी रोजी रोटी ही चला सकते हो, इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं कर सकते। अब अगर आपके बच्चों को भी वही शिक्षा मिलती जो दिल्ली में बच्चों को मिल रही है, तो हर महीने आपको 1,000-1,500 रुपये एक ढंग से दे दिया गया कि नहीं दे दिया गया? अगर आपका लड़का इंटर तक या पॉलिटेक्निक कर लेता, ITI कर लेता, तो आपका कितना पैसा एक ढंग से बच गया। इसी ढंग से आप अगर बीमार होते हैं तो आपको कायदे से चिकित्सा मिल जाए तो आपका कितना पैसा बच जाए। तो हमारे लिए चलो 30,000, 40,000, 50,000 वही बड़ी चीज़ हो जाए घर के लिए। अगर सीमेंट सस्ता हो, लोहा सस्ता हो, ईंट सस्ती हो, हमारे बच्चों को कायदे से शिक्षा मिल जाए, हम बीमार हों तो हमें चिकित्सा मिल जाए। इसके बाद ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए, वो भी स्थानीय तौर पर। अगर स्थानीय तौर पर रोज़गार मिल जाए तो उसके फ़ायदे कितने हैं भाई। यहाँ आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, बीवी भी है, बच्चे हैं, आपका खेत है, भैंस है, गाय है। तो अगर यहीं रहते हुए 20 किलोमीटर पर अगर आपको रोज़गार मिल जाए तो आप अपना घर द्वार भी देख लेंगे और अपना रोज़गार भी देख लेंगे, हैं। और यहाँ से एक व्यक्ति शहर में चला गया, उसको क्या पता पिताजी बीमार हो गए तो परेशान, माताजी बीमार हो गई सब परेशान, बीवी को कोई समस्या हुई तब परेशान, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यानी अपने जड़ से कट करके यहाँ से 1,000 किलोमीटर दूर अपने घर परिवार से बैठा हुआ है। तो आज ज़्यादातर आप अब देखिए, अब पता नहीं इस क्षेत्र की क्या हालत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में तो अभी देखे हैं ना मजदूर किस ढंग से बाहर गए थे और आए हैं, हाँ। कुछ तो अपने बीवी बच्चों के साथ गए थे, ज़्यादातर तो बिना परिवार के ही जाते हैं। तो ये जो पूरा माहौल है हमारा, अब इस माहौल में एक तो रास्ता ये है कि हम इसी माहौल की चर्चा करते रहें, और दूसरा रास्ता ये है कि हमारे कुछ साथी अपनाए हुए हैं कि इस पूरे माहौल के लिए एक जाति जिम्मेदार है, और कैडर करके रात भर उसी जाति को मतलब गरियाते रहे। एक लोग विधा ये भी फांदे हुए हैं। तो क्या
किसी को गाली दे देने से या इन समस्याओं का वर्णन करने से, रात भर इनका आला गाइए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा क्या भाई? आप लोग बताओ। हैं? समस्या का समाधान तभी होगा जब समस्या किससे समाप्त होगी उस दिशा में हम लोग काम करें। अब इन समस्याओं का जड़ कहाँ से है?